नमस्कार भाइयों, आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि ये जो घड़ियालू आंसू हैं ये मुझे मत दिखाओ। यानी कि उसका जो सार है वो ये है कि जो दिखता है वाकई में वो बिल्कुल सच नहीं होता है। आज की ये जो घटना है, ये जो कहानी है, वाकई में जब आप इसके अंत तक पहुंचेंगे तो आप भी जान के हैरान रह जाएंगे कि हमें वाकई में जो दिखता है उसके पीछे की जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस कहानी की जो शुरुआत है वो आज से 4 साल पहले यानी कि सन 2022 से शुरुआत होती है। ये लड़की जो प्रियंका अपने काम में लगी होती है अपने घर में, और उसकी जो ननद है वो भी काम में लगी होती है, लेकिन उसकी जो नज़र पड़ती है अब उसके मोबाइल पर, यानी कि प्रियंका के मोबाइल पर। जब उस मोबाइल को देखा जाता है तो उसमें कई सारी ऐसी व्हाट्सएप पर चैट होती हैं जिसे देखकर जो उसकी ननद है वाकई में वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें जो बातचीत है वो उसकी भैया से नहीं, बल्कि जो उसकी ननद है उसकी भैया से नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से जो बातचीत है वो चल रही थी। वहीं से प्रियंका जाती है, उसके हाथ से जो मोबाइल है उसको झटकती है यानी छीनती है, और उसके बाद में वो सीधे जाकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। अब जाकर वो अपने बैग वगैरह इस सारी चीज़ों को तय करती है और उस घर से बाहर निकलती है, और उस ननद से कहते हुए निकलती है कि जाओ अपने भाई से कहो कि दूसरी भाभी को ढूंढ ले। और जो प्रियंका है वो अपने मैके में जाकर बस जाती है। अब उन सारी घटनाओं के पीछे लगभग 3 सालें गुजर जाती हैं, यानी कि 2022, 23, 24 ये सारी सालें गुजर जाती हैं, और उधर जो प्रियंका है वो अपने मायके में यानी कि अपने घर में रहने लगती है। अब उधर जो उसके मायके पक्ष के लोग हैं और उधर जो ससुराल पक्ष के लोग हैं यानी कि देवकृष्ण के तरफ के जो लोग हैं, उन सारे लोग एक मीटिंग करते हैं। सामाजिक लोग जो जितने भी सारे लोग हैं वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और प्रियंका को जो घर वापसी की जो दौर है वो पूरा चालू हो जाता है। यानी कि प्रियंका को घर पर वापसी लाने की जो जद्दोजहद है उसमें सारे लोग लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि जो परिवार है वो टूटे। लेकिन ये जो प्रियंका है वो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल नकार देती है, यानी कि वो उनके घर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। जब समाज के सारे लोग उन पे प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि तुम्हें उस मायके में जाना ही होगा, कि ससुराल में ये जो तुम रह रही हो ये सामाजिक तौर पर ठीक नहीं है। अब आकर जो प्रियंका है अपनी 3 शर्तों को रखती है, और आप भी इन 3 शर्तों के बारे में जानकर वाकई में आप भी सोचेंगे कि अब जो ससुराल वाले हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं। यहाँ जो प्रियंका है वो 3 शर्तें रखती हैं। पहला कि मुझे कोई काम नहीं करना होगा, दूसरा कि मेरा जो मोबाइल है उसको कोई टच नहीं करेगा, और तीसरा कि उसके लिए खुद के काम के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल कर दे दिया जाए। इतनी सारी शर्तें रखी जाती हैं, और उसके बाद भी जो उसके ससुराल पक्ष के जितने भी लोग हैं वो सारे मान जाते हैं, और उसको घर पर लाया जाता है अपनी इच्छा से। जब मन होता है तो काम करती है, वरना वो अपने खाती है, पीती है और सो जाती है। ये कहना होता है उसकी ननद का। अब सारी चीज़ें ठीक तरीके से चल रही थी, यानी कि प्रियंका की जो उसकी शर्तें थी वो सारी मान ली गई थी और सारी चीज़ें चल रही थी। अब बात यहाँ पर क्या होती है? बात ये होती है कि उसके जो संबंध है वो अलग तरीके से होते हैं, अनैतिक तरीके से होते हैं, जो कि एक समाज में कोई भी उसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जो उसका पति है देवकृष्ण, उनका जो काम है वो है मसालों को काम करते हैं, और उसके बाद में वो उन सारी चीज़ों को अपने परिवार को बढ़िया तरीके से चला रहे होते हैं। अब जो प्रियंका है अब उसके लिए मौका नहीं मिलता है कि मैं अपने मैके में कैसे जाऊं, अपने जो उसका दोस्त है उससे वो किस तरीके से मिल सके, यानी कि देवकृष्ण से छोड़कर उस दूसरे शख्स से कैसे मिल सके। अब वो बहाना ढूंढती है, लड़ाई करती है, घर वालों से लड़ाई लड़ती है, सास से लड़ती है, अपने ननद से लड़ती है, और उसके बाद में अपने पति को भी बहुत ही बुरी तरीके से उनसे झगड़ा करती है। यहाँ तक कि कई सारी न्यूज़ और मीडिया में ये भी बताया गया कि वो अपने पति को काला कलुआ इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल करती थी, यानी कि एक जो रेसिज्म है अपने पति के साथ में करती थी। बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो प्रियंका पुरोहित है इनकी जो शादी है वो एक नाबालिग एज में हुई थी, यानी कि जब वो कम उम्र की यानी कि सन 2015 में हुई थी, और आज की डेट में जो उसकी उम्र है लगभग 27 साल है। 2015 में जब उसकी शादी हुई थी तो वो नाबालिग थी। उसके बाद में प्रियंका सोचती है कि मैं इस पति को किस तरीके से अपने रास्ते से हटाऊं। अब वो जब भी मौका मिलता था उस प्रियंका को तो अपने मायके जाती थी, और जो उसका दोस्त था यानी कमलेश, जो कि एक ढाबा चलाता था, शादीशुदा भी था, और वो 2 बच्चों का पिता भी था।
इन सारी चीज़ों के बाद भी ये जो प्रियंका है वो अपने दूसरे दोस्त के साथ में मिलकर प्लान बनाती है अपने पति को रास्ते से हटाने का, उस पति को रास्ते से हटाने का जो कि उसके सारे खर्चों को झेल रहा है, उन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से कर रहा था। अब जो प्रियंका है वो अपने पति से चाहती थी कि इसका जो रास्ता है उसको बिल्कुल हटा दिया जाए और अपनी जो ज़िंदगी है वो सुगम तरीके से जी सके। ये जो सोच होती है वो उस प्रियंका पुरोहित की होती है। अब उसका जब भी मौका मिलता है वो अपने मायके में जाती और मायके में जाने के बाद जो कमलेश है उससे बातचीत करती और ये कहती कि इस जो देवकृष्ण है इसको किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। अब जो कमलेश है वो एक कातिल करने वाले शख्स को पकड़ता है जो कि लगभग 4 साल जेल में पहले से रह चुका है। उससे बातचीत की जाती है और जो तारीख है वो मुकर्रर की जाती है 1 से 2 अप्रैल की। अब जो दूसरा शख्स है जो उनको मारना चाहता है यानी कि देवकृष्ण को, अब वो डेट देता है और 1 जो 2 तारीख है वो निकल जाती है। उसका नाम संजय राठौर इस तरीके से बताया जा रहा है। तो वो जाता है और उसको बताता है कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं इसको नहीं मार सकता। अब जो कमलेश है वो कहता है कि भाई ऐसा करो, मैंने जो तुम्हें 1 लाख रुपए की बात की है और मैंने तुम्हें जो 50,000 रुपये एडवांस दिए हैं उन सारे पैसों को मुझे वापस कर दो, मैं देख लूँगा कोई दूसरा रास्ता और इस देवकृष्ण को मारने का। अब जो शूटर है जो मारने का काम करता है, अब वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसके लिए 6 तारीख को मारूंगा। प्लान किया जाता है और प्रियंका से बात की जाती है कि ये जो तुम्हारा घर है उसका जो मेन दरवाज़ा है उसको खोल देना। बातचीत होती है, वहाँ पर कमलेश जो कि गेट पर रखवारी करता है और जो दूसरा शख्स है जो कत्ल करता है वो भी अंदर जाता है और उसको देवकृष्ण को एक जोरदार उसके सिर पर इस तरीके से वार किया जाता है। लगभग 12 इंच गहरा उसके जख्म है सिर पर हो जाता है। उसके बाद में प्रियंका उसको हाथ पैर बांध दिया जाता है और उसके बाद में जो शख्स है जो कत्ल करता है वो उस जगह से फरार हो जाता है। अब ये जो टाइम है रात के लगभग 1 बज चुके हैं। अब उसके बाद में जो कमलेश है वो उनके हाथ पर बांध के प्रियंका के हाथ पर बांध कर उस जगह से फरार हो जाता है। उसके बाद में जैसा वो प्लान करते हैं उसके बाद में वो चीखा पुकारी करती है यानी कि प्रियंका लोगों के सामने रोती है धोती है और जो उसकी माँ है यानी कि सासू माँ है उसकी ननद है वो भी आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उस टाइम पे जो उसकी ननद है वो अपनी माँ से कहती है कि भैया के पास आज फिर से झगड़ा हो गया, उनके यहाँ पर फिर से झगड़ा हो गया और ये भी कोई टाइम है रात के 1 बजे झगड़ा करने का। उस जगह पर जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो उनका भाई है यानी कि जो ननद का जो भाई है वो उस जगह पर औंधे मुँह यानी कि उल्टे सिर के मुँह उस बेड पर पड़ा हुआ था। जब उसको पास जाकर देखा गया तो वो पूरी तरीके से खून में बिल्कुल तरीके से लथपथ था। उसके बाद में वो जो प्रियंका है उसके जो आंसू हैं वो बिल्कुल घड़ियाली आंसू होते हैं, रोना धोना शुरू कर देती है। उसके बाद में जब पुलिस को सूचित किया जाता है और जब उसकी नब्ज़ टटोल जाती है यानी कि देवकृष्ण की, तो उसके बाद में पता चलता है कि शायद इसमें कोई जान हो सकती है। आसपास के पड़ोसी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अस्पताल में लाया जाता है और उस जगह पर जो पुलिस के लोग हैं आला अधिकारी हैं वो भी उस जगह पर पहुंचते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि फॉरेंसिक टीम है, सर्विलांस टीम है, डॉग स्क्वाड, इतनी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी उस जगह पर पहुँचकर उस सारे सीन का देखती हैं कि आखिरकार ये जो घटना है वो क्या हुई। उसके बाद में ये जो प्रियंका है उसकी वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें वो रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई अपनी चीज़ों को बयान करती हुई नज़र आती है कि उसके घर में चोर आए, उसके हाथ पर बांधे, नकदी थी उनको लेके चले गए लगभग 50,000 रुपये और उसके जो पति है उनको मारकर भी चले गए। जब उस जगह पर सारे लोग पहुंचते हैं, पहले यहाँ से जो देवकृष्ण अस्पताल पहुंच चुके हैं उनको तुरंत वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है। उसके बाद में जो उसके फैमिली के सारे लोग हैं और जो आला अधिकारी हैं अब उनका जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी हो जाता है उस प्रियंका पुरोहित से। अब जब उससे पहली नज़र में बात की जाती है तो उसमें लगता है कि वाकई में जो प्रियंका है सच में सही हो सकती है, लेकिन जितने भी टीमें होती हैं वो अपनी जांच करती हैं, पड़ताल करती हैं और समझ में आता है कि ये जो केस है जिस तरीके से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, हकीकत इससे कुछ अलग है यानी कि उलट है। अब जो प्रियंका है अपनी सारी चीज़ें बताती है लेकिन पुलिस को उन सारी चीज़ों पर शक होता है क्योंकि कोई भी चोरी करेगा किसी को जान से नहीं मारेगा और वो जो जख्म है लगभग 12 इंच गहरा होता है। जख्म जो 12 इंच गहरा है इससे भी पता चलता है कि ये जो शख्स है जिसकी मृत्यु की गई है वो
उसकी कोई साजिश होगी, यानी उसका कोई दुश्मन होगा जिसने उस पर इस तरीके का वार किया। देवकृष्ण के जो पिताजी हैं उनकी लगभग 1990-99 के आसपास में उनकी जो मृत्यु है वो भी हो चुकी थी रंजिश के चलते। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई एंगल नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था उन सारी चीज़ों का। जब उसके बाद में उस प्रियंका से पूछताछ की जाती है तो सच्चाई बड़ी ही अलग तरीके से निकल के आती है। अब वो अलग अलग तरीके से बयान बता रही थी, पुलिस वाले बार बार पूछ रहे थे, तो हर बार उसका जो बयान है वो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा था। पुलिस वालों ने कड़ाई से सच्चाई से उनसे बातचीत की और उसके बाद में ये जो पूरा खुलासा है वो निकल के आया कि वो अपने पति से छुटकारा चाहती थी, उन सारी चीज़ों से आज़ादी चाहती थी, अपने जो दूसरा उसका दोस्त है उसके साथ में वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, यानी कि कमलेश के साथ में। तो उसके बाद में जो पुलिस है उन सारे लोगों को गिरफ्तार करती है, यानी कि प्रियंका पुरोहित को और कमलेश पुरोहित को, और जो मारने वाला शख्स है वो सातिर था, उसके पास एक्सपीरियंस था, उसे पता था कि कोई भी गलत काम करके बच नहीं सकते हैं। अब वो फ़िलहाल फ़रार चल रहा है, लेकिन वो भी नहीं बचेगा, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आएगा। फ़िलहाल जो सपने देख रहे थे आगे जीवन को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से जीने का, अब वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जो चोर, जो शख्स, जो कातिल ये सोचते हैं कि हम जो कत्ल कर रहे हैं उसका किसी को भनक लगेगा, हम बहुत होशियार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो आज से 30 साल 40 साल पहले चीज़ें इतनी बेहतर नहीं थी, आज के टाइम पे उतनी चीज़ें बहुत बढ़िया हो चुकी हैं। यानी कि सीसीटीवी कैमरे हैं, आसपास के लोग हैं, आप कैमरे बंद करा सकते हो, एक करा सकते हो, दो करा सकते हो, लेकिन आप जिस गली से जाओगे उस गली में कैमरे हैं आपके। आप अपना कैमरा बंद करोगे, पड़ोसी का कैमरा है, गली के बाहर कैमरे हैं, कई सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें मौजूद हैं। खास तौर पर आपका मोबाइल, जिसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। यानी कि चाहे जो कातिल है, चोर है, वो कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन जो पुलिस है वो अपना जब डंडा चलाती है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिकता है। जो पुलिस वाले चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ये दोनों लोग जेल में पहुंच चुके हैं। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं ज़रूर बताएं। जो भी गलती हुई हो उनके लिए आप ज़रूर बताएं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।